सुप्रभात बच्चों। आज मैं हिंदी मेन बुक जो है उसके सारे क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको बताने आई हूँ। पिछले वीडियो में मैंने कविता लिखा, कविता आप लिख लिए होंगे, उसके अर्थ भी बताया, शब्द अर्थ भी लिखा। आज मैं आपके मौखिक और लिखित जितने सारे क्वेश्चन हैं सभी का उत्तर जो है इस चार्ट पर लिख दिया है। आप चाहे तो इसे देख के लिख लेंगे, लेकिन मैं समझा देती हूँ इससे आपको ठीक से समझ में आएगा। ठीक है ना? तो आप रेडी हैं बच्चे? ओके। तो बच्चों सबसे पहले मैं इसमें जो है लिखित से मैंने शुरू किया है, ठीक है ना? इसके बाद मैं मौखिक बताऊंगी। तो लिखित का पहला क्वेश्चन है, सारा देश हमारा लेसन है ना ये वाला, इसका क्या कविता में कहाँ से कहाँ तक का देश हमारा बताया गया है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक बताया गया है। तो कवि ने कविता में केरल से कारगिल घाटी तक, गुवाहाटी से चौपाटी तक हमारा देश बताया गया है। ठीक है, कविता में कहाँ से कहाँ तक का देश हमारा बताया गया है। इस कविता के अंदर जो है कवि ने जो बताया है जितना वो इसमें लिखना था। तो ये हो गया। अब इसका दूसरा प्रश्न है, कवि ने भारत की तरुणाई को भटका हुआ क्यों कहा है। इस कविता में तो युवकों के बारे में भी है, तरुणों के बारे में ही है। तो कवि ने भारत की तरुणाई को भटका हुआ इसलिए कहा है क्योंकि आजकल के युवा अपने रास्ते से भटके हुए हैं, अर्थात देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने का जज्बा उनमें नहीं है। ठीक है, अब आपका तीसरा क्वेश्चन, गौ तूफान किसे नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं और कवि उनसे कैसे निपटने को कहते हैं। तो तूफान जो है वो नाव और नाविक दोनों को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं। ठीक है, अर्थात सारा देश और उसमें रहने वाले सभी लोग, सभी जो हैं वो मुसीबत रूपी तूफान से बहुत परेशान हो रहे हैं। और अगला हिस्सा इसका है कि कवि उनसे कैसे निपटने को कहते हैं। तो कवि उनसे निपटने को युवाओं से अपनी ताकत और क्षमता का प्रयोग करने को कह रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आ गए घ में। संकट से उभरने का कवि क्या सुझाव सुझाते हैं, क्या उपाय सुझाते हैं। आप उससे सहमत हैं? अपने विचार लिखिए, ये आपका प्रश्न है। दो हिस्सों में ये भी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संकट से उभरने का कवि क्या उपाय सुझाते हैं। संकट से उभरने का कवि यह सुझाव दे रहे हैं कि संकट को अपने बचपन का मित्र समझकर गले लगा लेना चाहिए। अर्थात क्या हुआ, मतलब कि मुसीबत को दूर करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। और पूछा जा रहा है कि आप उससे सहमत हैं। कभी जो ऐसा कर रहे हैं कि आपको सही लग रहा है, अपने विचार लिखिए। ठीक है, तो मैं कवि के इस विचार से सहमत हूं। मेरे विचार से इससे मुसीबत आसानी से हल हो जाएगा, क्योंकि कवि तो सही कर रहे हैं ना। अब इसका जो पांचवा है और वो है अंग। भाग्य भरोसे रहना कायरता क्यों कही गई है। भाग्य भरोसे रहना कायरता इसलिए कही गई है क्योंकि भाग्य भरोसे कभी कोई काम जो है पूरा नहीं होता है। कायर लोग ही भाग्य को कोसते रहते हैं, अर्थात कर्मठ लोग जो हैं वो अपनी मेहनत और लगन से भाग्य को भी बदल देते हैं। कर्मठ लोग जो होते हैं वो अपने भाग्य खुद बनाते हैं। अब ये जो लिखित क्वेश्चन आपका है, क ख ग घ अंग मतलब कि 5, ये पूरे हो गए। अब लिखित में, ये लिखित थे। अब मौखिक में आई आसान वाला, जो मैंने तो शुरू में आपको लिखित ही लिखा, लेकिन मौखिक भी मैं लिख दी। मौखिक कविता में किस नारे के गूंजने की बात कही गई है। ठीक है, ये कविता में देखे हैं कि एक नारा है जो शुरू से लेकर अंत तक गया है, बार बार कवि ने दोहराया है। वो क्या? कविता में जीना हो तो मरना सीखो नारे के गूंजने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीने के लिए क्या सीखना होगा। कवि कहते हैं कि तुमको जीने के लिए क्या सीखना होगा, युवाओं को कह रहे हैं। तो जीने के लिए मरना अर्थात बलिदान के लिए तैयार रहना होगा। गौ में आइए, कोल्हू पर काई जमने से कवि का क्या तात्पर्य है। यहाँ तो कविता जो है क्या है, सारा देश हमारा, देश में कोल्हू कहाँ से आ गया। मतलब कवि जो है ना किसी भी माध्यम से अच्छी तरह समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ कवि ने क्या कहा कि कोल्हू पर काई जमने से कवि का क्या तात्पर्य, कोल्हू पर काई जमाने से कवि का कहने का क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं आप लोगों को, हम लोगों को। तो कोल्हू पर काई जमने से कवि का तात्पर्य है कि अगर देश के तरुण ही भ्रष्ट या भटके हुए होंगे तो वे लक्ष्य भ्रष्ट हो जाएंगे। ये तात्पर्य कवि का। अब अंग में आइए, नहीं आप घ में आइए।
कविता में किस किस के घायल होने की बात कही गई है। देखो ये मौखिक है, इसमें ज़्यादा जो है हम लोग बहुत छोटा में ही इसका आंसर ले सकते हैं। तो इसमें सिर्फ हमें ये देना है कि इस कविता में चर्चा हुई है घायल होने की, किस किस की। तो इस कविता में ताजमहल और गंगा मैया के घायल होने की बात कही गई है। आपने पढ़ा है ना, यही था ना, ठीक है। अब लास्ट में आइए, और लास्ट में क्या है कि कवि अपना बाल सखा किससे कह रहे हैं। बाल सखा मतलब क्या है, बाल मतलब बचपन, सखा मतलब दोस्त, बचपन का दोस्त किसको बता रहे हैं। कवि अपना बाल सखा संकट अर्थात मुसीबत को कह रहे हैं। मुसीबत जो है उसको कवि कह रहे हैं कि ये तो हम लोग का बचपन का साथी है। तो लिखित आपने समझा, मौखिक आपने समझा। बच्चों लोग, आप लोग समझे या नहीं बता दें। मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए। और आप कॉपी में क्वेश्चन लेंगे किताब से और उत्तर यहाँ से लेंगे, ठीक है। अब आपको आइए नेक्स्ट पेज में, इसमें क्या है, और क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आ रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में क्या है, देखो इस पर बहुत ध्यान देना। बहुत ही आसान है लेकिन समझने का है। आपको इसमें ये पता चल रहा है हम लोगों को कि अगर अर्थ आप समझे तो आप जान जाओगे, वरना नहीं जानोगे। क्या है इसमें कि इसमें अर्थ लिखा हुआ है। इस आशय की पंक्तियां कविता से छांट कर लिखी। आपको कविता की पंक्तियां इसमें लिखनी है, लेकिन वो पंक्तियां जिसका ये अर्थ है। देखो मैं पढ़ रही हूँ। हे युवाओं, तुमने अपनी असली ताकत को नहीं पहचाना है। तुम्हें इतनी ताकत है कि हर एक मुसीबत रूपी आंधी को तुम थाम सकते हो, ठीक है। अब सोचो कहाँ था ये, किसका अर्थ हो सकता है ये। तो मैं कविता में आ रही हूँ, और कविता में जो हमारा सेकंड पैराग्राफ है उसमें क्या है, हर आंधी का उतार हो तुमने नहीं विचारा। ये लाइन जो है उसी का ये अर्थ है। तो आप ये कविता की जो पंक्तियां हैं उसको जैसे कविता में लिखा हुआ है वैसे ही तरीके से लिख देंगे, आपका उत्तर कंप्लीट। अब इसमें एक और है, अब इसको पहचानो तो मैं समझूंगी कि आपको अर्थ आपने अच्छी तरह समझा। देखो इसमें क्या है, कायर लोग ही डर कर कुछ नहीं करते हैं और भाग्य को कोसते रहते हैं, ठीक है। यदि देश में कर्मठ हो तो देश कभी किसी का गुलाम नहीं बन सकता है। अब आप सोचो कहाँ था ये अर्थ, कौन सी कविता की पंक्तियां हैं जिसका अर्थ हम लोग ये पढ़े थे। तो ठीक है, मैं ले रही हूँ फिर। ये जो है आपका तीसरा अनुच्छेद जो है किताब का अंत में, उसमें है कि भाग्य भरोसा कायरता है, कर्मठ देश कहाँ मरता है। भाग्य भरोसा कायरता है, कर्मठ देश कहाँ मरता है। ये 2 पंक्तियां हैं जिसका अर्थ आशय किताब में दिया गया है। तो इस प्रश्न में होता क्या है कि सिर्फ कविता की पंक्तियां को समझ के लिखना होता है, और कविता को लिखने का जो तरीका है, पैटर्न है, वो ये कि एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे, जैसे लिखा हुआ किताब में बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। तो तीसरा हमारा सॉल्व हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब हम लोग आ गए 4 और 5 हमें करना है। तो 4 जो है उसको बाद में लेती हूँ, 5 को पहले लेती हूँ क्योंकि 5 आपको समझना पड़ेगा। काव्यांश को ध्यान से पढ़कर प्रश्न को उत्तर दीजिए। मैं पहले काव्यांश पढ़ती हूँ, उसको आप ध्यान से सुनोगे। लगता है ताजे कोल्हू पर जमी हुई है काई, लगता है फिर भटक गई है भारत की तरुणाई। कोई चीरो और अंधीरो, ओ जननी के भाग्य लकीरों। बलिदानों का पुण्य मुहूर्त आता नहीं दोबारा, जीना हो तो मरना सीखो, गूंज उठे यह नारा। कितना अच्छी, मतलब अच्छी अच्छी बातें इसमें है। अब देखो प्रश्नों को, ये काव्यांश को पढ़ लो, उसको उत्तर दो। तो पहला प्रश्न क्या है इसमें, कवि कोल्हू पर काई जमने से भारत की तरुणाई की तुलना क्यों कर रहा है। तो इसमें ऐसे इसका आंसर होगा कि कवि कोल्हू पर काई जमने से भारत की तरुणाई की तुलना इसलिए कर रहा है क्योंकि जिस तरह कोल्हू पर काई जम जाने से वह ठीक से तेल निकालने का काम नहीं कर पाता, ठीक उसी तरह हमारे देश के युवक भी रास्ते से भटक गए हैं, जिससे देश तरक्की नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसका ये उत्तर है। देखो कोई क्वेश्चन का आंसर क्या होता है काव्यांश में, बहुत छोटा होता है, किसी का थोड़ा सा बड़ा। आगे देखो बहुत छोटे आंसर आएंगे। ख में देखो उपर्युक्त पंक्तियों में भाग्य लकीरों संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। उपर्युक्त पंक्तियों यानी ऊपर की पंक्तियों में, जो कविता मैंने पढ़ा अभी वो उपयुक्त पंक्तियों में भाग्य लकीरों, मैं फिर से लेती हूँ। कोई चीरो और अंधीरो ओ जननी के भाग्य लकीरों। तो उपयुक्त पंक्तियों में भाग्य लकीरों संबोधन युवकों के लिए प्रयुक्त हुआ है।
ये कविता ही तो बोले ना, युवकों को ही समर्पित है। अब तीसरा और अंतिम गौ, देश के लिए कुर्बान होने को कवि क्या मानता है? देश के लिए कुर्बान होने को कवि देश के लिए जीना मानता है। कविता में है ना, बस से लिख देंगे। यहाँ देखो लास्ट में, जीना हो तो मरना सीखो, गूंज उठे या नारा। ठीक है। अब आपका 5 जो है काव्यांश, हमेशा परीक्षा में गद्यांश काव्यांश आते हैं ना, और आप लोग बनाते आए हैं, ये बहुत अच्छा होता है। सभी लोग सही बनाते हैं क्योंकि ऊपर कविता लिखा होता है, उसी के अंदर से लिखना होता है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। और अब एक बच गया लास्ट, वो है 4। बहुत छोटा है ये, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। कविता के अनुसार, कविता के अनुसार, अपने मन से नहीं जोड़ना है इसमें कुछ। कविता के अनुसार उचित विकल्प पर राइट, सही का निशान लगाना है। जब आपके पास किताब हो तो उसमें आपको इसमें देखेंगे कि इसमें 3 दिया हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, लास्ट 4 नंबर को देखिए। और अब आपको बता रही हूं मैं, यहां लिखा है डैश खाली स्थान, और उसके बाद लिखा है का पुण्य दोबारा नहीं आता। और इसमें 3 आपके सामने शब्द हैं, तीनों में एक सही है, 2 गलत है। पहला है तूफानो, दूसरा है बलिदानो, तीसरा है तरुणाई। तो का पुण्य मुहूर्त दोबारा नहीं आता है, क्या बोल रहे हैं आप? बलिदानो, एकदम सही। तो यहाँ क्या होगा? बलिदानों का पुण्य दोबारा नहीं आता। ठीक। अब देखो दूसरा, ये नैया के और बीच में डैश खाली स्थान है, आपको इसमें डालना है, बदल दो। अब 3 में से एक चुनना है आपको। 3 आपके सामने रखे हुए हैं शब्द। पहला शब्द रखा है खेवैया, दूसरा शब्द लिखा है चाल, तीसरा रखा है पाल। तो क्या होगा इसमें, जरा सोचो सोचो। तो नैया के बदल दो, जो बुक में है वही लिखेंगे। तो पाल बदल दो, यहाँ पर पाल भर देंगे। अब गौ में आओ। गौ में क्या है? देश खाली स्थान है, डैश डैश, देश कभी नहीं मरता। 3 शब्द आपके सामने, तीनों में से समझना है आपको। कायर, कर्मठ, तरुण। तो क्या होगा? कर्मठ देश कभी नहीं मरता, यहाँ होगा कर्मठ देश कभी नहीं मरता। तो आपका जो मेन बुक है उसका आपको मौखिक जो प्रश्न है उसके उत्तर आप देख लिए, आपको समझा दिए हैं, आप कॉपी में लिख लेंगे। लिखित वो भी लिख लेंगे, और काव्यांश जो है वो भी जो है क्वेश्चन आंसर, इसमें भी 3 है, वो भी लिख लेंगे। तो कितने हो गए? उधर थे 5, इधर थे 5, इधर थे 3। और अंत में 4 वाला जो है, ये भी आपको टेस्ट में आता है ना, एक एक शब्द भरते जाइए, एक एक नंबर का ऐसे करके। तो ये भी समझना है आपको, तो ये भी बना लेना है। जितने सारे दिए हैं ये, अगर आपके पास बुक है तो आप आज का सेल्फ वर्क आपका यही है, कॉपी में आप बनाएंगे। और अगर नहीं है बुक आपके पास, तो आपके पास उपाय है कि आप इसको देख के तब तक बनाइए, और कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी किताब खरीद लें। कोरोना जो महामारी है, इसके चलते क्या है कि हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग चाहें, आप हम लोग का साथ दें, तो क्या होगा? पढ़ाई आपका नहीं रुकेगा, आपकी पढ़ाई धीरे धीरे जैसे क्लास में बढ़ता था वैसे ही बढ़ता ही रहेगा। तो आप लोग का सहयोग का जरूरत है, और मैं जान रही हूँ आप लोग सहयोग तो देंगे ही। और फिर हम लोग, समय अच्छा आएगा तो हम लोग मिलेंगे। तो घर में लेकिन ये आलस ना करें कि जब स्कूल खुलेगा तभी पढ़ेंगे। प्लीज़ आप लोग कॉपी लेके, और हम लोग इसको कोशिश करें कि पूरा चीज़ आपको सामने में जो है, जितना चीज क्लास में दे रहे थे, आपको समझा रहे थे, वो पहुंचे आपके पास। तो पिछले जो वीडियो है उसमें आपको कविता लिखा हुआ है, कविता को समझा दिए थे अर्थ आपको, शब्दार्थ लिखा था, शब्दार्थ आप लिख याद करेंगे। और हाँ, एक जरूरी चीज, आप चित्र भी बनाओगे। आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से हिंदी में आप लोग हमेशा ही चित्र बनाते हो, बहुत अच्छी तरह बनाते हैं। ये एकदम इतना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होता है, एक तो आपकी कॉपी बहुत खूबसूरत लगती है, और दूसरी तरफ ये कि आपका ड्राइंग का प्रैक्टिस होता है। और ये होना भी चाहिए, लेसन से संबंधित होना चाहिए। अब जैसे ये है ना, सारा देश हमारा, अब इसमें आपको देश से संबंधित बहुत सारा चीज है। जो बुक में है वो तो आप बना ही सकते हैं, लेकिन देश से संबंधित और भी चीजें होती हैं जो इसमें का, अगर आपको लगता है कि जो बना हुआ चित्र, ये चित्र यहाँ देखो, मैं दिखा रही हूँ एक बार आपको। ये चित्र बनाया गया है, ये भी तो आसान ही है, लेकिन फिर भी आप अपने मन से भी देश से संबंधित कोई भी चीज बहुत अच्छी तरह से बनाएंगे तो कॉपी अच्छा लगेगा देखने में। और जब भी हम लोग मिलेंगे, आपको जितना भी लिखा हुआ है सब कुछ चेक होगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। चाहे कॉपी हम लोग को घर लाके करना पड़े, चाहे जैसे भी, लेकिन कॉपी तो चेक होगी। और अगर आप अभी नहीं लिखोगे, बहुत सारा एक बार लिखोगे तो फिर दिक्कत होगा। इसलिए ठीक है, प्लीज प्लीज आप लोग
जैसे जैसे बढ़ रहे हैं आगे लिखते चलिए, सबको खूब सुंदर से लिखते चलिए अच्छी राइटिंग में। ठीक है, ठीक है। तो आज की पढ़ाई आपकी समाप्त हुई। और बुक तो आपको पिछले ही बार मैंने दिखा दिया था, ये बुक आपको खरीदेंगे मेन बुक। और फिर अगले दिन व्याकरण के वीडियो में आपको लेसन नंबर 1 जो है व्याकरण का पढ़ाएंगे। और इसमें जो कुछ भाषा ज्ञान जो होता है, भाषिक वाला क्वेश्चन जो है, ये थोड़ा आपका जो बच रहा है ये व्याकरण से संबंधित है, इसलिए इसको मैं व्याकरण में दूंगी। भाष लिखा है भाषिक कार्य, ये भाषिक कार्य व्याकरण में हो जाएगा, क्योंकि इसमें वर्ण वगैरह बताया गया है। ठीक है, तो आप लोग हम लोग से जुड़े रहे, इसके लिए आप लोग को धन्यवाद।